हम अपने छोटे से आशियाने में बहुत ज्यादा खुश थे। मैं, मेरी मम्मी और दो बहनें, हम लोग हमेशा हंसी खुशी रहते थे। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ इतनी थी कि हम लोग गरीब थे, लेकिन गरीबी के अंदर भी हम लोग अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे थे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं था। आस पड़ोस के लोग हम लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि वह लोग बड़े अमीर थे और हम ठहरे गरीब उन लोगों के पास बड़ी बड़ी मंजिलों वाली हवेलियां थी। लेकिन हमारे यहाँ तो दो कच्चे कोठे हुए करता थे, जिनमें हम लोग खाना बनाते थे और उन्हीं में ही रहते थे। हमारे घर पर तो कोई आता ही नहीं था। सब लोग यही कहते थे कि इन गरीब खाने में जाकर क्या करोगे, इससे अच्छा तो किसी गार्डन में जाकर बैठ जाओ। पड़ोस के अंकल और आंटियां कभी भी हमारे घर पर नहीं आई थी, और आस पड़ोस में अगर कोई फंक्शन होता था तो भी हमें नहीं बुलाते थे। सब लोग के मन में यही होता था कि ये फटे पुराने कपड़े पहनकर हमारे घर में ना आ जाए। लेकिन मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते थे। गांव के ही सरपंच के खेत में मम्मी पापा मजदूरी करते थे। गांव के सरपंच काफी अच्छे थे, इसलिए दो वक्त का खाना और अच्छे खासे पैसे दे दिया करते थे, जिन पैसों से हम दोनों बहनें पढ़ाई कर लिया करती थी और घर पर खाना वगैरह बन जाता था। मेरे पिताजी को डायबिटीज थी और मां को टीवी थी, इसलिए उन दोनों की दवाइयां हमेशा चलती रहती थीं। इसीलिए सरपंच साहब से मेहनत मजदूरी को जो पैसे मिलते थे, उससे हम दोनों बहनों की फीस जमा हो जाती थी और माँ पापा की दवाई भी आ जाती थी। और सर पर सरपंच साहब हम दोनों हमारे लिए दो वक्त का खाना भी भेज देते थे। इस वजह से हमारा जीवन यापन हंसी खुशी निकल रहा था। नए कपड़े तो हम तलवार पर लेकर आ ही जाते थे, क्योंकि सरपंच साहब त्योहार पर सबको बख्शीश देते थे और उसी बख्शीश थे। हम लोग नए कपड़े और जूते लेकर आते थे। हम जैसे गरीबों का सहारा तो अमीर लोग होते हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गरीबों की मदद कर सके, उनकी स्थिति को समझ सके। लेकिन कहीं अमीर लोग ऐसे होते हैं जो घमंडी होते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी, जब हम लोग उनके घर के आगे से निकलते थे तो भी वह हमसे झगड़ा करने लग जाते थे और कहते थे कि बड़े आए, गरीब लोग औकात है क्या आपकी जो हमारे घर के आगे से निकलते हो। लेकिन पापा ने हम लोगों को अच्छे संस्कार दिए थे, इसीलिए हम उनके आगे कुछ भी नहीं बोलते थे। और वैसे भी हमारे पास कोई पावर नहीं था जिससे हम उनके सामने बोल जाएं। हम कुछ भी नहीं बोलते थे उनके सामने और चुपचाप निकल जाते थे। बस सिर्फ अफसोस करते थे कि भगवान ने इनको धन दौलत दे दी तो ये लोग इतना घमंड क्यों करते हैं। लेकिन खैर, हमें क्या, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी तरह हम लोग अपना जीवन यापन करते जा रहे थे। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस छोटे से आशियाने में हम स्वर्ग जैसा आनंद ले रहे थे, क्योंकि माँ पापा हमारे साथ से, और माँ पापा जिसके साथ होते हैं उसके यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल होता है। फिर धीरे धीरे सरपंच साहब के खेत में काम की कमी आ गई, इसीलिए पापा को किसी दूसरी जगह काम की तलाश करनी पड़ी। इसीलिए पापा ने दूसरी जगह जब काम की तलाश कर ली तो वहां पर भी अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी। अब धीरे धीरे मेरे पापा ईमानदारी से काम करते थे और मेरी माँ भी सिलाई का काम किया करती थी। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी जिंदगी में हंसी खुशी जी रहे थे। दरअसल मेरा नाम मेघा है। पिछले 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि मुझ जैसी लड़कियां की शादियां नहीं होती। मैं बेजुबान थी। मैं बचपन से ही ऐसी नहीं थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे। उनके दफ्तर के ही कुछ लोगों ने मिलकर उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसी बीच उनकी बहुत बदनामी हुई थी। लोग उन्हें रिश्वतखोर खाने लगे थे। उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हम भी अपने पापा से इतना प्यार करते थे कि हमेशा हमने अपने पापा का कहना माना था। तभी उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं किया था। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा ने ऑफिस में कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए देख लिया था और उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। जब उल्टा उन लोगों ने ही मेरे पापा को रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट होने की वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई थी। पापा के दोस्त बहुत अमीर थे, जो उन दिनों अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे।
जब वह वहां आए तो उन्हें पता चला कि उनके जिगरी दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया है। उन्होंने मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दिया था। पापा उनके बहुत आभारी हो गए थे। उनका वह हमें भी बहुत अपनी उनका नाम सुभाष अंकल था। वह हमें भी बहुत अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। मेरे पापा जेल से छूट गए थे और घर आए थे, मगर आसपास के लोग उनकी बहुत इंसल्ट कर रहे थे। ये सब मेरे पापा से बर्दाश्त ना हो सका था और रात का समय था जब पापा अपने कमरे में बैठे बुरी तरह से रो रहे थे। मम्मी मेरी छोटी बहन को लेकर उसके कमरे में सो रही थी और उस रात में अपने पापा के पास। जब मेरे पापा ने मुझे सोने के लिए कहा था, मुझे शुरू से ही अपने पापा से बहुत लगाव था, इसीलिए मैं ज्यादातर अपने पापा के पास ही रहती थी। पापा ने मुझसे कहा, बेटा सो जाओ, काफी रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। पापा की बात पर मैंने सोने के लिए अपनी आंख बंद कर ली थी। पापा को लगा था कि उनकी बेटी सो गई है, मगर मैं तो जाग रही थी जब अपने पापा की रोने की और सिसकियों की आवाज मेरे कानों में पड़ रहे आई थी, तो मुझे नींद कहाँ आ पा रही थी। भला मेरे पापा इतने परेशान थे, इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, तो मैं कैसे सो सकती थी। उस समय भले ही मेरी उम्र कम थी, मगर मैं बहुत समझदार थी। पापा ने इस समय कमरे का दरवाजा बंद किया और वह रस्सी को पंखे से बांधने लगे। उस समय मेरी समझ नहीं आई थी कि पापा क्या कर रहे हैं। इसके बाद पापा ने रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले में लटका लिया और इस तरह पापा ने रस्सी पर झूलकर अपनी जान दे दी थी। जब मैंने अपने पापा को मृत हासिल में देखा तो मेरी एक जोरदार चीज निकली। मेरी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा था और मेरी आवाज भी उतनी उसी समय जा चुकी थी। जुबान होते हुए भी मैं पूरी जुबान हो गई थी, क्योंकि काफी दिनों तक मेरी तबीयत बहुत खराब रही थी। मुझे बुखार आ गया था। आखिरकार इतनी कम उम्र में अपने पिता की मौत जब और बच्चा अपनी आंखों से देख ले तो उसके दिल पर क्या सदमा बैठ सकता है। ये तो आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। अपने पापा की आंखें मैंने अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखी थीं। ये सब मैं बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी आवाज गवा बैठी थी। मम्मी और मेरी बहन पापा की मौत पर बहुत रोई थी, जबकि मुझे पापा की मौत पर रोना नहीं आया था। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे सुख हो गए थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा ने उसे नजारे के अलावा आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना तो मेरी जुबान से शब्द निकल रहे थे और ना ही मेरे चेहरे पर किसी तरह के इंप्रेशन आ रहे थे। मैं गुमसुम सी हो गई थी। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मेरे घर वालों को पूरा बात चल गई थी। ये सदमा सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग वह भी लग गया था और मैं धीरे धीरे अपने दिमाग से भी कमजोर होती गई थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब लोग ठीक हो गए थे। काफी हद तक रिकवर भी हो गई थी। मैं भी मेरे इलाज का सारा खर्च आप सुभाष अंकल नहीं उठाया था, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। ये तो अच्छा था कि मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी काफी कोशिश की थी कि मेरी आवाज वापस आ जाए, मगर मेरी आवाज वापस ना आ सके और काफी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। फिर हम दोनों बड़ी बहनें बड़ी हो गईं। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं होने की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे। मम्मी चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मम्मी ने पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी। अब वह चाहती थी कि हम दोनों अपनी ससुराल जाकर सुखी रह सके। लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता लगना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कर दो, ताकि बड़ी के चक्कर में छोटी की उम्र ना निकल जाए। मैं बहुत सीधी और भोली भाली थी। लोगों की बातें मुस्कुराकर सुन लिया करती थी और जितना हो सके लोगों की बातों को इग्नोर किया करती थी। मेरी छोटी बहन किसी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसके सामने उसे कोई कुछ गलत बोलता तो उसका उसे मुंह पर ही जवाब दे दिया करती थी। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। मम्मी की तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी
तो उनकी बड़ी बेटी के अंदर और ज्यादा कमियां निकलने लगेगी। उसकी शादी में और ज्यादा मुश्किल है आ जाएगी। मगर अब क्या कर सकते थे? लड़के वाले बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें मेरी छोटी बहन पूजा पसंद आ गई है और वह लोग बिना दान से दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं इशारों में बातें कर लिया करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान हो रही है, तो मैंने उनको इशारों में कहा था, आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी। आप रचना की शादी कर दो, वह अपने ससुराल की हो जाएगी। आखिर कब तक मेरी वजह से मेरी छोटी बहन घर पर बैठी रहेगी? मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था, तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। जैसे तैसे मेरे समझाने पर मम्मी ने लड़के वाले से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह उसकी शादी हो गई और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। मम्मी उसकी तरफ से बहुत बेफिक्र थी। काफी वक्त इसी तरह से गुजर गया। जब एक दिन सुभाष अंकल हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी से मेरे रिश्ते की बात की, तो सुभाष अंकल कहते कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेता, मगर भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां ही दी हैं। मैं आप लोगों के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूं। मम्मी ये बात सुनकर खुश हो गई थी, मगर फिर उनका मन उदास हो गया था। उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में नहीं करूंगी जहां पर जबरदस्ती मेरी बेटी को कंप्रोमाइज करना पड़े। मैं चाहती हूं जैसे नॉर्मल लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं, इस तरह से मेरी बेटी भी रहे। ऐसा ना हो कि लड़के वाले मेरी बेटी की हालत को देखकर बार बार हमें जताई। उन्होंने हमारी बेटी को एक्सेप्ट करके हम पर कोई एहसान किया है। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। सुभाष अंकल कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसकी भी एक टांग में पोलियो है। वह तो भाई हैं, सिर्फ लड़के की माँ है। पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लड़के का अपना मेडिकल स्टोर है। मुझे उम्मीद है कि वहां पर साधना बहुत खुश रहेगी। आखिर हमारी साधना में कमी ही तो क्या है? आप कहे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। ये बात सुनकर मम्मी ने कहा था कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक बार अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरी बेटी जन्म से बेजुबान नहीं है। अपने पिता की मौत का सदमा उसने अपने दिल पर इतना गहरा ले लिया है कि उस दिन के बाद से कभी दोबारा बोल ही नहीं पाई। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे और नॉर्मल इंसान से हो, मगर क्या कर सकते हैं? शायद भगवान को यही मंजूर है। जिस तरह मेरी बेटी के अंदर कमी आ गई, उसको भी कोई ऐसा ही पति मिलेगा। सुभाष अंकल ने कहा, भाभी जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है। इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हम लड़के को देख लेते हैं और उसके घर परिवार से मिल लेते हैं। उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, मगर उससे पहले मैं अपनी बेटी से उसकी राय जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आप अपनी बेटी से आराम से पूछ लीजिए और मुझे बता देना। मम्मी ने जब मुझसे इस बारे में बात की, तो मैंने दिमाग लगाकर सोचा था कि आखिर कब तक अपनी मम्मी को इस तरह में तंग करती रहूंगी। पहचान है कि मेरी शादी कर दें और मैं अपनी ससुराल में खुश रहूं। इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी वैसे भी कहीं और नहीं होने वाली। अगर मेरा भाग्य किसी लड़के के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही मेरी शादी हो जाएगी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। जब वह लड़के से मिली, तो उन्हें देखकर बेहद अफसोस हुआ था, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। एक टांग से लाचार होते हुए भी वह बहुत मेहनत करता था। इस तरह मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया था और मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जब मुझे मेरी सास देखने के लिए आई थी, तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया था और उसकी फोटो भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं, अब के अब, बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। और फिर मेरी शादी राघव के साथ हो गई। मुझे राघव पसंद आया था। उसने भी मेरी खूबसूरती की खूब तारीफ की थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा अजीब होने लगा जिसका मैंने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया था। दरअसल सुभाष अंकल हमारे घर पर आते
और मेरे पति से कहते कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ और मेरी सास को भी अपने कमरे में बंद कर देते। सुभाष अंकल आते और मेरे साथ बलात्कार करके चले जाते थे। ये सब उनका हर रोज हो गया था। वह शाम के समय आते हैं और मेरे पति को कमरे से बाहर निकालकर खुद वह सब करके चले जाते। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस इंसान को हम लोग देवता मानते थे वह ऐसा कैसे कर सकता है। सुबह संथाल नहीं तो मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता तय करवाया था, लेकिन अब वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मेरे पति और मेरी सास इसको कुछ कहते क्यों नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि कहे कहां से ये लोग तो ठहरे अमीर सुभाष अंकल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। शायद मेरे पति और मेरी सास को खरीद लिया होगा। मैं बार बार मेरी सास और मेरे पति को ही पूछ रही थी कि सोने परसों के लालच में आकर मुझे सुभाष अंकल के यहाँ बेच दिया है, लेकिन वही सुभाष अंकल पर गुस्सा आ रहा था कि मेरे पिताजी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। शादी से पहले तो ये पिताजी का गुणगान करते थे, हमें बेटियों की तरह मानते थे, लेकिन शादी होते ही ये सब मुझसे करने लगे हैं। सुभाष अंकल की भी तो 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं। उन्हें शर्म नहीं आती जो अपनी बेटी की उम्र के साथ ये सब करते हैं। ये जब मैं सुबह शंकर से कहती तो वे मेरे एक तमाचा मारते और कहते कि मेरा तो काम ही यही है। अब मैं कुछ दिनों तक तो ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं इतनी खुद गलती की सुभाष अंकल का अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन लिख जरूर सकती थी। इसीलिए एक रोज मैं मौका पाकर सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। वहीं पर माँ और मेरी दीदी भी आ गई। मैंने लिखकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने जब छानबीन की तो मेरे पति के घर में कैमरे लगे हुए थे। उनके घरों के अंदर सारी सच्चाई आ गई और सुबह शंकर को गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने सुबह संकल से सारी सच्चाई पूछी तो उन्होंने कहा कि दरअसल जब मैं पहली बार तुम्हारे घर में आया था तो ही मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके साथ शादी कर लूं, लेकिन उम्र का लिहाज करते हुए आप लोग मेरे साथ इसकी शादी कैसे कर सकते थे। इसीलिए मैंने प्लान बनाया और इस घर में इसका रिश्ता करवा दिया। ये लोग मेरे ही आदमी हैं। ये जो लड़का तुम्हारी मेघा का पति है, मैंने ही इस लड़के को मेडिकल स्टोर खुलवा कर दिया था और इन लोगों को घर बनवा कर दिया था। इसीलिए ये लोग मेरे एहसानमंद थे। इसीलिए मैंने बहला फुसलाकर इनको तुम्हारी लड़की की शादी करने के लिए बोल दिया और तुम्हें इनके साथ शादी करने के लिए कन्वर्ट कर दिया। इस तरह तुम लोगों का रिश्ता करवा दिया था कि मेरा रास्ता साफ हो जाए। जब शायद तुम लोगों की शादी हो गई तो मैंने इन लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि मैं अपना मेडिकल कॉल वापस ले लूंगा और तुम लोगों को बेघर कर दूंगा। इसीलिए मेरी मर्जी से जो हो रहा है होने दो। ये लोग तो बेचारे डर के मारे ये सब कुछ सहन कर रहे थे और ये लड़का भी भला करता क्या, क्योंकि ये तो एक टांग से लंगड़ा है, कुछ करने जाता तो भी गिर जाता। अम्मा ने जल्दी से सुभाष अंकल के एक तमाचा दे मारा और कहा कि तुम तो दोस्त के नाम पर हैवान निकले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मैं अपने ससुराल में वापस चली गई। अब सब लोगों के मन में यही सवाल था कि क्या सच में किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।